क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की क्लास नंबर 77 है। इससे पहले की सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, दिष्ट धारा डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक का मान होता है इकाई, इकाई से अधिक, इकाई से कम या शून्य। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पावर फैक्टर होता क्या है, शक्ति गुणांक होता क्या है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग फेज एंगल के नाम से जानते हैं। इस फेज एंगल फाई का अगर हम लोग कॉस ले लेंगे तो इसको हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं या शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। अब बात करेंगे डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। यहाँ पर पूछा गया डीसी परिपथ दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए फेज एंगल जो होता है डीसी के केस में, यहाँ पर अगर वोल्टेज हमारा है तो यहीं पर करंट भी होगी, तो इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं होता है। तो फाई का मान जो मिल गया हम लोग को फेज एंगल, वो मिल गया 0 डिग्री। जब फेज एंगल 0 डिग्री है तो कॉस फाई की जगह आप लोग रखिएगा कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पे हम लोग को कितना मिल गया, इकाई। 1 को इकाई भी बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। दो चीज़ होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। जैसा कि आप लोग को फार्मूला मालूम है, आर बराबर होता है रो एल बटे में ए। यहाँ पर जो रो होता है इसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, आर जो है इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो वो रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, तीनों चीज़ पर निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता की अगर बात कर लिया जाए, रेजिस्टिविटी की जिसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति जो होती है उस पर निर्भर करता है, दूसरा ये जो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए लंबाई पर, एरिया पर, तो लंबाई और एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि एक चालक तार की लंबाई को 4 गुना करने पर चालक तार की प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया कि चालक तार की जो लंबाई है उसको हम लोग 4 गुना कर दें तो चालक तार की प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे में ए। यहाँ से अगर आप लोग फार्मूला निकालेंगे रो का, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बटे में एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आर का मात्रक होता है ओम, ओम का मतलब ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और बटे में एल है, एल का मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पर ओम मीटर आ गया। मात्रक जो मिल गया हम लोग को ओम मीटर। अब बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि लंबाई को अगर हम लोग 4 गुना कर दें तो प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाएगा। वैसे तो फार्मूले से अगर आप लोग देखेंगे तो लंबाई अगर 4 गुना करेंगे तो रेजिस्टिविटी 1/4 हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी हमने बताया कि प्रतिरोधकता का मान लेंथ और एरिया से कभी भी चेंज नहीं होता है। ये चेंज होता है तो टेम्परेचर से और मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। लंबाई को आप लोग 4 गुना करें या 8 गुना करें, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रतिरोधकता पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, एक चालक तार की लंबाई को 4 गुना करने पर चालक तार का प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का मान पूछा हुआ, आर बराबर रो एल बटे में ए। यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल के लंबाई के। अब लंबाई को अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, एक चालक तार की लंबाई को खींच कर 2 गुना कर दिया जाए तब चालक तार का प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन को हम बार बार ले रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है। जिस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे चैनल पर कराई जाती है, ताकि किसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए तो आप लोग इजीली हल कर लें। चलिए हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एक चालक तार की लंबाई को खींच कर, देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें ये नहीं लिखा था कि खींच कर 2 गुना किया जा रहा है या 4 गुना, उसमें लिखा था कि बस लंबाई को बढ़ा दिया गया है। वहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का कंडीशन बन रहा था। यहाँ पर जो हम लोग का कंडीशन बनता है, अगर खींच कर तार की लंबाई को चेंज करते हैं तो नया प्रतिरोध जो हम लोग को मिलता है आर न्यू, वो मिलता है एन स्क्वायर आर ओल्ड के बराबर होता है। ये कंडीशन होती है। अब बात कर लेंगे कितना किया जा रहा है, खींच कर किया जा रहा है कितना, 2 गुना। एन बराबर आप लोग रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आर ओल्ड कितना दिया हुआ है, एक चालक तार की लंबाई जो है उसको खींच कर अगर हम लोग 2 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर आर ओल्ड रख दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 4 गुना हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4।
तो हम लोग को जो नया प्रतिरोध मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, 4 टाइम्स मिल जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। देखिए किलोवाट घंटा जो होता है ये इकाई होती है ऊर्जा की। आप लोग को मालूम होगा ऊर्जा की इकाई एक होती है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, 1 यूनिट। इसको बीओटी भी बोलते हैं, कभी कभी 1 बीओटी भी होता है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट सर्किट की दशा में कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दो चीज़ होता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप लोग को मालूम हो कि कंडीशन, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत उच्च धारा। अगला क्वेश्चन ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं होती, शून्य धारा होती है। अगला क्वेश्चन ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका वी आई वक्र लीनियर या रेखीय होता है। देखिए वी आई वक्र जो होता है लीनियर, जैसे कि आप लोग अगर ग्राफ खींचेंगे, ये वोल्टेज है ये करंट है, तो इसके बीच का जो ग्राफ होता है लीनियर होता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ आप लोग बनाएंगे जब वी आई वक्र, तो ये लीनियर होता है। तो ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चालक में। अर्धचालक, मिश्र धातु, थायरिस्टर, इन सभी का नॉन लीनियर होता है, ये चालक का लीनियर होता है। क्योंकि आप लोग को मालूम है ओम्स लॉ लीनियरिटी को फॉलो करता है और कंडीशन होती है कि चालक में बात किया जाता है, अर्धचालक या मिश्र धातु की बात नहीं किया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया निम्नलिखित में से सक्रिय अवयव कौन सा है। सक्रिय अवयव और निष्क्रिय अवयव क्या होते हैं, इस पर एक क्लासेस ली गई थी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। देखिए सक्रिय अवयव वह अवयव होते हैं जो एनर्जी को देने में सक्षम होते हैं, और निष्क्रिय अवयव वह अवयव होते हैं जो एनर्जी को रिसीव करते हैं। जैसे RLC ये क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, जिसको हम लोग निष्क्रिय अवयव भी बोलते हैं। और सक्रिय अवयव में हमारा जैसे बैटरी, थायरिस्टर, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सक्रिय अवयव होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बैटरी क्या है, सक्रिय है, एक्टिव एलिमेंट्स है। बाकी प्रेरक, संधारित्र, प्रतिरोध RLC जो है ये क्या है, निष्क्रिय या पैसिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बीओटी इकाई किसके बराबर होती है। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया, एक बीओटी जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको हम लोग 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है अपने चैनल पर। इसी तरीके से हम लोग UPPCL, TG2 और ALP की क्लासेज अपने चैनल पर लेते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।